आईपीओ 29 सितंबर से खुलने जा रहा है। इशू 1 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इशू का प्राइस बैंड 552 रुपए से 554 रुपए तय किया गया है। वहीं आईपीओ से 2160 करोड़ जुटाने की कंपनी योजना बनाकर चल रही है। आईपीओ से जुटाई गई रकम का कंपनी कहां इस्तेमाल करेगी, आगे के लिए ग्रोथ प्लान क्या है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूटीआई एएमसी के होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ इम्तियाजुर रहमान जुड़ गए हैं। मिस्टर रहमान, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। फाइनली आईपीओ आप लेकर आ रहे हैं। सारी की सारी डिटेल्स, कितनी कैपिटल रेजिंग के बारे में आप सोच रहे हैं, टाइम फ्रेम क्या है, प्राइस बैंड क्या होगी, सब कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे। इसका प्राइस बैंड है 552 रुपीज टू 554 रुपीज और 30.75% हम मार्केट में ऑफर कर रहे हैं। और ये इशू आने वाले मंगलवार को ओपन होगा और थर्सडे को यानी बृहस्पतिवार को ये क्लोज हो जाएगा। ये हमारा प्लान है और इसका बिड लॉट 27 शेयर्स है। बिल्कुल मिस्टर रहमान, जिस तरह से हम इसे समझ पा रहे हैं, ये पूरी तरह से एक ओएफएस के तौर पर होगा। आप हमें ये बताएं कि कितनी ऑफलोडिंग होगी, कितना स्टेक यहाँ पर ऑफलोड किया जाएगा, शेयर होल्डर आगे स्टेक सेल के बाद कैसी तस्वीर देखेंगे? पांचों शेयर होल्डर मिलकर कलेक्टिवली 30.75% मार्केट में ऑफर लेकर हम लोग आ रहे हैं। अभी इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और एलआईसी 8.25% ईच मार्केट में ऑफर कर रहे हैं और पंजाब नेशनल बैंक, टी रो प्राइस, ये दोनों 3% के हिसाब से मार्केट में ऑफरिंग आ रही है। कुल मिलाकर 30.75% की ऑफरिंग है। आने वाले समय में 30.75% तो स्टेट अवे पब्लिक होल्डिंग हो जाएगी और 1% शेयर्स एम्प्लॉय के पास है। जीरो प्राइस की शेयर होल्डिंग 26% से कम होकर 23% हो जाएगी और पंजाब नेशनल बैंक का 15.25% के आसपास रहेगा। लेकिन एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और एलआईसी की होल्डिंग 9.99% रहेगी। बिल्कुल मिस्टर रहमान, रिपोर्ट्स के मुताबिक एलआईसी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर यहाँ पर स्टेक सेल जो है वो 2 फेजेस में करने जा रही है और एक आईपीओ के हिसाब से करेंगे, एक एफपीओ के हिसाब से, और पूरी प्रक्रिया दिसंबर 2020 तक पूरी होने की यहाँ पर अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो एफपीओ कब आएगा, प्लान क्या है, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हम जानना चाहेंगे। अभी जो प्लान है वो एक बार में 30.75% ऑफरिंग का प्लान है जो ऑलरेडी हम अनाउंस कर चुके हैं। हमें आरओसी का अप्रूवल आ चुका है, मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं। आने वाले समय में इन जो 4 इंडियन शेयर होल्डर्स हैं उनकी होल्डिंग मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से होगी। 1 साल के बाद में, जैसा कि आपको मालूम है कि 1 साल तक वो कुछ कर नहीं पाएंगे बिकॉज द लॉकअप पीरियड, द शेयर्स हैज टू बी लॉक इन फॉर 1 ईयर। उसके बाद वो अपने शेयर्स को किस प्रकार से रखेंगे ये तो वही बतलाएंगे। बिल्कुल। साथ ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर बात करें, काफी सिचुएशन हम समझना चाहेंगे, स्पेशली आफ्टर द पैंडेमिक, कोरोना की स्थिति जो देखने को मिली है। काफी ज्यादा सुनने में आया है कि निवेशक जो हैं वो स्टॉक मार्केट में इस बार उतर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स से भरोसा यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट की तरफ अब बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ट्रेंड आपके हिसाब से क्या है? देखिए, लास्ट 2 महीनों में तो हमने मार्केट में आउटफ्लो देखा है, इक्विटी मार्केट में म्यूचुअल फंड के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसमें घबराने की और चिंता करने का तो ये विषय नहीं है। जो आउटफ्लो है वो सिर्फ 4000 करोड़ हुआ है 2 महीने में ईच, वो सिर्फ 0.5% होता है। जब ये इंडस्ट्री और ये इक्विटी हमारा मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ग्रोथ 17% और 2 महीने में सिर्फ 0.5% ईच अगर डी ग्रोथ होता है तो उससे नर्वस होने की और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो समय चल रहा है पैंडेमिक, ये अपने आप में एक अजीब समय है।
और उसमें सिर्फ 0.5% डी ग्रोथ मुझे तो नहीं घबराता है। मेरा विश्वास ये है कि जिस प्रकार से ये इंडस्ट्री पिछले 5 सालों में ग्रो की है, आने वाले समय में द वे हम लोग अपने कंट्री को ओपन अप कर रहे हैं, इकोनॉमी भी ओपन अप कर रही है, हमारी इंडस्ट्री पॉइज्ड टू ग्रो है और ये ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी में फिर चली जाएगी। अभी आप देखिए कि जो नेट एडिशन हुआ है फोलियो का, लास्ट 2-3 महीने में 33,000 का न्यू एडिशन है फोलियो। ये इस बात को साबित करता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है और आने वाले समय में भी रहेगा। बिल्कुल मिस्टर रहमान, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस विद रिगार्ड्स टू कंटिंजेंट लायबिलिटी के क्वांटम को लेकर आपको दिए हैं। ये पूरी स्थिति, पूरी सिचुएशन इशू क्या है और क्या ये आपके प्रोस्पेक्टस में शामिल है, और अगर ये लायबिलिटी आ जाती है तो फिर ये अमाउंट कितनी होगी? देखिए, ये मैटर तो कोर्ट में पेंडिंग है और हमने इसे एप्रोप्रिएटली अपने आरएचपी में कैप्चर कर दिया है। जो फिगर आई है और हमारा जो यूटीआई एएमसी का जो रिएक्शन है वो उसमें एप्रोप्रिएटली कैप्चर्ड है। और इस समय चूंकि ये मैटर सब जुडिस है, एज अ सीईओ मैं इस पे कुछ बात नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आप हमारी बैलेंस शीट, हमारे नोट्स ऑफ अकाउंट्स को पढ़ लीजिए और आरएचपी के पूरे पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। ये आपको बता देगा कि यूटीआई एएमसी की लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। ये मैं आप पे छोड़ता हूं। जहां तक मेरा सवाल है, यूटीआई एएमसी ने हर इस पॉइंट को आरएचपी में डिस्क्लोज कर। ओके मिस्टर रहमान, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके आईपीओ और आने वाले प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सिमी, आपसे टॉपिक हम लेना चाहेंगे, समय की पाबंदी है जिसके चलते आपके जो टॉपिक्स हैं वो व्यूअर्स को एक बार पहले बताना चाहेंगे।